नमस्कार दोस्तों अब तक हम लोगों ने वर्णमाला के दोस्तों 40 नहीं 60 प्रश्नों पर अभ्यास दोस्तों कर लिया है। 60 प्रश्नों का अभ्यास दोस्तों हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग 61वें प्रश्न से शुरू करेंगे और 80 प्रश्न तक जाएंगे। तो आज कुल मिलाकर के दोस्तों 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इसी के साथ दोस्तों वर्णमाला के इन PYQs की जो सीरीज है दोस्तों ये आज खत्म हो जाएगी। अगले चैप्टर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे संधि की। हम लोग संधि पढ़ेंगे विस्तार से ट्रिक के साथ में, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा आप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। तो 61 कहता है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ठीक है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, मैंने बताया था जो ऑप्शन ए में माँ दिया हुआ है ना, ये ओष्ठ वर्ग में ही आता है, क्योंकि जो पा से लेकर के माँ तक होता है वो ओष्ठ वर्ग ही होता है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं इसका आंसर होगा। वाह की अगर बात करें तो दोस्तों वाह का जब उच्चारण करते हैं तो वाह के उच्चारण में भी दोस्तों नीचे वाले होठ का जो है उपयोग होता है। दांत मतलब ऊपर वाले दांतों का और नीचे वाले होठों का जो है प्रयोग होता है। तो ये भी एक ओष्ठ ध्वनि हो गई, वाह भी एक ओष्ठ ध्वनि होगी। और दोस्तों वाह को और क्या कहते हैं, वाह को कहते हैं अर्धस्वर। ठीक है, वाह को अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, और ऊ की बात करें तो दोस्तों ऊ के उच्चारण में दोस्तों होठ जो है ना वो सर्किल बनाते हैं, मतलब गोला बनाता है। अगर आप ऊ बोलेंगे, ऊ का उच्चारण करेंगे तो आपके होठ जो है गोले की तरह बनेगा, मतलब गोल बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसके उच्चारण में भी होठों का यूज हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं होगा। बचा दोस्तों आ एक दोस्तों विवृत स्वर है। बड़ा आ क्या है, विवृत स्वर है। ये मैंने आपको विस्तार से दोस्तों बताया था समृद्ध विवृत वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं ये लेक्चर। तो आप जो बड़ा आ है दोस्तों वो विवृत स्वर है और इसके उच्चारण में, आ के उच्चारण में ओठों का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी आ। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर बढ़ते हैं। अल्प प्राण ध्वनिया, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो इसमें बताना है कि अल्प प्राण कौन सा ध्वनि है। तो मैंने बताया था आपको कि हर वर्ग का 1, 3 और 5 होता है अल्प प्राण ध्वनि, और 2 और 4 होता है महाप्राण। 2 और 4 होता है दोस्तों महाप्राण। तो जैसे का वर्ग है तो का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये हो गया इसमें दोस्तों का, गा और अंगा हो गया आपका अल्प प्राण, और 2 और 4 यानी खा और घा हो गया महाप्राण। ठीक है, तो अब चलिए इसमें देख लेते हैं कौन सा जो है अल्प प्राण है। तो का आ गया पहले नंबर पे और खा आ गया दूसरे नंबर पे, तो खा हो गया महाप्राण। तो ये ऑप्शन गलत है। चा, अब देखिए चा, छा, जा, झ, इया। ठीक है, तो चा आ गया पहले नंबर पे। तो ये तो चा तो अल्प प्राण है। उसके बाद छा, तो छा इसमें नहीं है। जा है तो पहला मिल गया और तीसरा मिल गया, और इया पांचवा मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यानी कि चा, जा और इया क्या है दोस्तों, अल्प प्राण है, बाकी सब महाप्राण है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं क्या कहता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता दोस्तों। एक वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है, एक वर्ण का मतलब होता है रंग। एक वर्ण होता है दोस्तों जाति, जैसे चार चार वर्ण आपने पढ़े होंगे उसमें इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में। और एक वर्ण का दोस्तों मतलब होता है अक्षर। ठीक है, जो आप पढ़ ही रहे हैं। तो वर्ण का मतलब क्या नहीं होता है, आकाश। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कौन वर्ण घोष नहीं है। घोष वर्ण मैंने आपको बताया था। घोष का मतलब होता है दोस्तों सघोष। ठीक है, एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। अघोष जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है, और सघोष होता है 3, 4 और 5। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा सघोष, और पहला और दूसरा होगा अघोष। ठीक है, तो अब चलिए इसमें देख लीजिए कौन सा घोष वर्ण नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा घोष वर्ण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है दोस्तों ना, बी यही दोस्तों है जो घोष वर्ण नहीं है। ठीक है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष होता है, इसलिए जो है ता, जो ता है दोस्तों वर्ण का क्या है, पहला वर्ण है। वर्ग का जो है पहला वर्ण है, इसलिए ता जो है अघोष वर्ण है, घोष नहीं है। ठीक है, उसके बाद रा और डा जो होते हैं दोस्तों, रा, ये जो रा है दोस्तों, ये रा जो होता है दोस्तों ये होता है सघोष। रा क्या होता है, सघोष होता है, या फिर इसको घोष भी कहते हैं। और जो डा है दोस्तों, ये डा, सॉरी ये वाला डा, ठीक है, ये वाला जो डा है दोस्तों ये भी सघोष होता है। ठीक है, ये भी सघोष होता है। और सा जो होता है दोस्तों वो, ये सा तो दोस्तों अघोष होता है, लेकिन ता स्पष्ट रूप से विकल्प में जो है दिया हुआ है। सा भी अघोष होता है, लेकिन
जो अघोष की परिभाषा है ना, वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा है, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, इसीलिए ता पहला वर्ण है, इसलिए ऑप्शन में जो सही आंसर है दोस्तों वो ता ही माना जाएगा, ठीक है, यही ऑप्शन माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? अब घा का उच्चारण स्थान आपको बताना है कौन सा है। मैंने आपको केटीएम दा की ट्रिक बताई थी दोस्तों, केटीएम, और हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये आपको रट जाए। केटीएम दा वाली जो ट्रिक बताई थी, इसमें जो का से होता है दोस्तों कंठ, का से होता है कंठ, टी से होता है तालव्य, एम से होता है मूर्धन्य, एम से होता है दोस्तों क्या, मूर्धन्य, दा से होता है दंत्य, और आ से होता है ओष्ठ, ठीक है, आ से होता है ओष्ठ। तो का से कंठ ध्वनि कौन सी है? ये का वर्ग, फिर तालव्य चा वर्ग, फिर ये मूर्धन्य कौन सा वर्ग है दोस्तों? टा वर्ग, दंत्य ता वर्ग, और ओष्ठ पा वर्ग। तो का चा टा ता पा, ठीक है, तो ये है क्रम। तो अब घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा किसमें आएगा? का खा, तो घा का वाले में आ जाएगा, ठीक है, का खा गा घा, उसके बाद आ जाएगा अंगा, ठीक है, तो घा आ जाएगा कंठ वाले में। घा किस में आएगा दोस्तों? कंठ वाले में, तो ऑप्शन में बी, बी इसका सही आंसर है, क्योंकि यही है कंठ ध्वनि, घा है दोस्तों कंठ ध्वनि। बाकी मूर्धन की अगर बात करें तो मूर्धा हो गया टावर्ग, और तालु की अगर बात करें तो तालु हो गया चावर्ग, और उसके बाद दंत की बात करें तो दंत हो गया दोस्तों आपका ये तावर्ग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो इन शब्दों के सही क्रम को आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, फिर उस सबसे लास्ट में कौन सा शब्द आएगा। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार आपको बताना है। तो शब्दकोश में आपको इन शब्दों को देखना होगा कि कौन सा अक्षर सबसे पहले आता है, ठीक है। शब्दकोश के हिसाब से जो आपने वर्णमाला पढ़ा है स्वर से लेकर पूरा व्यंजन तक का, तो इन शब्दकोश के हिसाब से सबसे पहले वर्ण कौन सा आएगा ये देखना है। तो इसमें है संतान, सकल, सचल और सक्षम, ठीक है। तो हिंदी शब्दकोश में जो ये चार शब्द दिए हुए हैं दोस्तों, जैसे ये संतान दिया है, संतान दिया हुआ है, ठीक है, ये संतान है, ये सकल है, ये सचल है, ये सक्षम है। अगर इसको देखें तो सबसे पहले आता है दोस्तों अनुस्वार, ठीक है, सबसे पहले आता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है दोस्तों? जो अंग हम लोगों ने पढ़ा था, अंग, यही तो होता है अनुस्वार। तो इसमें देख लेते हैं अंग या फिर आधाना, ठीक है, आधाना, ठीक है, अनुस्वार को आधाना भी कहते हैं। तो इन चारों शब्दों को देखते हुए दोस्तों ये पता चलता है कि सबसे पहले जिसमें आधा ना यानी कि जिसमें अनुस्वार होगा सबसे पहले वही वही शब्द इसके हिसाब से पहला जो है शब्द होगा, ठीक है, सही क्रम होगा। तो सबसे पहले आएगा इसमें संतान, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा संतान। उसके बाद है दोस्तों सा, देखिए सब में कॉमन है, सा, ठीक है, सा सब में कॉमन है, ठीक है। अब लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि संतान कौन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। सारे ऑप्शन में संतान दिया है, लेकिन सबसे पहले जो है दो ही ऑप्शन में दिया है, पहला तो ए ऑप्शन है, दूसरा है डी ऑप्शन, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए दोस्तों? एलिमिनेट हो गए। अब ए और डी में से देखते हैं सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। अब पहले नंबर पे संतान हो गया, दूसरे नंबर पे सकल, दोनों में कॉमन है। तो उसके बाद आता है सचल और सक्षम। तो अब देखेंगे सबसे पहले सचल आएगा या फिर सक्षम आएगा, ठीक है, सबसे पहले सकल आएगा या फिर सक्षम आएगा। तो दोस्तों सा तो दोनों में कॉमन है, उसके बाद आया चा और छा, चा और क्षा में देख लेंगे सबसे पहले कौन आएगा। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था जो ये जो छा है दोस्तों, ये छा, ये दो वर्णों से मिलकर के बना है, कौन कौन से? एक तो आधा का, या इसको पूरा लिख करके आधा ऐसे कर दें, आधा का और फिर शा, ठीक है, आधा का और शा से मिलकर के बना है, तो इसका मतलब है ये आधा का वर्ग में आता है। और का वर्ग में ये जो शा है इसका स्थान दोस्तों का के बाद होता है, ठीक है, का के बाद इसका स्थान आता है, का फिर आएगा खा, फिर गा, फिर अंगा आएगा, ठीक है, उसके बाद तो जो है का के बाद शा का स्थान आता है। इसीलिए दोस्तों इसमें जो है सक्षम सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि सचल से पहले सक्षम आ जाएगा, क्योंकि जो इसमें चा दिया हुआ है, ये वाला जो चा दिया है वो दूसरे वर्ग में आ रहा है। पहला वर्ग हो गया दोस्तों का वर्ग, दूसरा हो गया टा वर्ग, तो टा वर्ग दूसरा हो गया, मतलब छा के बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो गया दोस्तों सक्षम पहले आ जाएगा, ठीक है, सक्षम पहले आ जाएगा सचल से। तो जिस ऑप्शन में सक्षम पहले होगा तो यानी कि संतान के बाद सकल, सकल के बाद सक्षम और फिर सचल, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो गया आपका डी। इसका सही ऑप्शन हो गया आपका आंसर डी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से इसको अगले वीडियो में अच्छे से और डिटेल से जो है इसको मैं बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो महाप्राण तो मैंने दोस्तों बताया था कि दूसरा और चौथा वर्ग होता है महाप्राण, और पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण। तो ये हो गया दोस्तों महाप्राण। चलिए अब देख लीजिए कौन सा महाप्राण है। ता के बाद दोस्तों देखिए, ता दूसरा वर्ण है, का पहला है और चा भी पहला है। तो पहला वर्ण तो नहीं होगा क्योंकि ये तो हो गया अल्प प्राण। ठीक है, पहला वर्ण नहीं होगा क्योंकि ये हो गया दोस्तों आपका क्या, अल्प प्राण। वाह हो गया दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन, वाह हो गया अंतःस्थ व्यंजन। बचा क्या, था। बचा क्या, ये तो दूसरे नंबर पे आता है, ये तो था ही हो गया आपका महाप्राण। तो सही ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ आता है। तो अंग और आहा जो है किस वर्ण के साथ आता है हिंदी शब्दकोश में, ये आपको बताना है। तो हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ में आता है, तो आता है ये दोस्तों ऑप्शन बी, आ के साथ में। तो शब्दकोश में जो आ है, आ से पहले अंग और आहा का ही क्रम आता है, इसलिए जो है ये आ वर्ण के साथ गिने जाते हैं। ठीक है, ये किसके साथ गिने जाते हैं, आ वर्ण के साथ, अंग और आहा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। ठीक है, अब देख लीजिए, अमात्रिक मतलब जिसमें मात्रा नहीं है, जिसमें मात्रा नहीं, वो हो गया आपका अमात्रिक शब्द। तो देख लिए, मतलब यानी कि बिना मात्रा वाला शब्द तो कौन सा है, कारखाना में मात्रा लगी है तो गलत ऑप्शन, अमिताभ में भी मात्रा लगी है, कलरव में मात्रा नहीं लगी, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह मैंने आपको पढ़ाया है, अयोगवाह कौन से होते हैं, चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। हालांकि मैं आपको दे दे रहा हूँ अयोगवाह, इसका सही आंसर दे रहा हूँ। अयोगवाह मैंने आपको बताया था, दो ही अयोगवाह मैंने पढ़ाए हैं, अंग और आहा। ठीक है, अंग और आहा, जैसे ये विसर्ग वाला होता है नहीं, ये अंग और आहा, यही दो ही अयोगवा दोस्तों मैंने आपको बताए हैं। तो इन ऑप्शन में देख लीजिए, कोई इन दोनों में से कोई एक अगर है तो वही आंसर हो जाएगा। तो विसर्ग को मैंने बताया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विसर्ग ही क्या होता है, अयोगवा होता है। विसर्ग विसर्ग और अंग, ठीक है, अयोगवा होते हैं। बाकी ये तो महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है, अल्प प्राण, ये तो अलग ही चीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला कैसी ध्वनि है। देखिए दो चीजें याद रखिए, एक होता है रा, एक है रा और एक है ला। तो जब ला का उच्चारण करेंगे ना, ला ला का उच्चारण करते हैं, तो प्रयत्न के आधार पर ये मुख के पिछले भाग से ज्यादा जोर लगता है इसको बोलने में। ठीक है, मुख के पिछले भाग से ज्यादा जोर लगता है ला को बोलने में, इसलिए जो है इसको पार्श्विक कहते हैं। ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक, मतलब पिछला हिस्सा, पार्श्विक। ठीक है, ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जो वायु है जीभ के दोनों दोनों भागों, या दोनों भागों, कौन सा भाग, पार्श्विक भागों से निकलती है, इसलिए इसको जो है ला को पार्श्विक कहते हैं, और रा को क्या कहते हैं, लुंठित। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। रा को क्या कहते हैं, लुंठित, और ला को कहते हैं पार्श्विक। ठीक है, बाकी उच्छित व्यंजन दो है, मैंने आपको बताया था, ड़ा और ढा। ठीक है, ड़ा और ढा। प्रकंपित होता है रा। ठीक है, और संघर्षशील मैंने आपको बताया था, सा, शा, सा और हा, ये संघर्षशील चार हैं, इन्हीं को उसमें व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है। तो अंग और आहा अयोगवा है, मैंने अभी आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। अच्छा, ये रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर जो ए जो छाल लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया अभी, आधा का और प्लस शाह से मिलकर के बना है। ठीक है, और ये जो शाह है, ये जो त्रा है, आधा ता और प्लस रा से मिलकर के बना है, और ये जो शाह है दोस्तों, वो आधा शाह और प्लस रा से मिलकर के बना है। तो ये शाही जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। निम्न संघर्षी है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन मैंने आपको बताया था, चा जो वर्ग होता है दोस्तों, चा वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। ठीक है, चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता में माना जाता है, और चा वर्ग में ही जा आता है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जा। ठीक है, ये हो गया स्पर्श संघर्षी। क्वेश्चन नंबर 77, ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है। तो ए का जो उच्चारण स्थान, ये रिपीट हुआ दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी इसका आंसर बताया था, और ये वीडियो 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया इस दृष्टि से। और ये आपके लेखपाल के एग्जाम में भी दोबारा रिपीट हो सकता है, यूपी ट्रिपल एससी के लोअर पीसेस के एग्जाम में भी दोबारा रिपीट हो सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ए क्या है दोस्तों, ए है कंठ तालव्य। ठीक है, क्योंकि इसके उच्चारण में कंठ से भी आवाज आ रही है, ठीक है, कंठ से भी आवाज आ रही है, और तालव्य का भी यूज हो रहा है, तो ये हो गया कंठ तालव्य। सिर्फ तालव्य लगा के रोके मत आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है।
तो अंतस्थ मैंने बताया था या, रा, ला, वा, ये 4 हो गए दोस्तों आपके अंतस्थ व्यंजन। तो या हो गया, रा हो गया, वा हो गया, तो कौन सा नहीं है? हा। तो हा जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 पे बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अघोष वर्ण आपको बताना है दोस्तों कौन सा है। तो चलिए, अघोष जो है हर वर्ग का पहला और दूसरा होता है दोस्तों अघोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा होता है सघोष। तो अब आपको बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन बी दोस्तों, ये जो है ना, ये तीसरा वर्ण है, तो ये तो अघोष नहीं हुआ, ये तो सघोष हो गया। और अघोष मतलब जिसमें कंपन नहीं होता है, जिसमें कंपन नहीं होता है उसको कहते हैं अघोष वर्ण। तो उसके बाद बचे 3 ऑप्शन, ऑप्शन ए और सी और सा। चलिए देख लेते हैं। तो हा जो है, हा के उच्चारण में कंपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको देखना होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए कि हा के उच्चारण में कंपन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आ अघोष नहीं है दोस्तों, क्योंकि आ के उच्चारण में कंपन नहीं हो रहा है, इसलिए आ अघोष नहीं है। बचे हा और सा। तो हा और सा में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि तीनों ही प्रकार के सा, शा और सा, ये तीनों ही प्रकार के जो सा होते हैं वो होते हैं अघोष। ठीक है, तीनों ही प्रकार के सा जो है होते हैं अघोष, और हा जो होता है वो होता है सघोष। ठीक है, हा के उच्चारण में कंपन होता है, इसलिए हा हो गया सघोष। बाकी ये याद रखिएगा, तीनों ही प्रकार के जो शाह हैं वो अघोष होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बताया है, कई बार अभी मैंने ये एमसीक्यूज में भी कराया, 2-3 बार रिपीट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही